नमस्कार। मैं किसान पुत्र नीरज एक बार पुनः यूजीसी के जो नियम आया हुआ है, जो गाइडलाइन तैयार की गई है, उस पर मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा। पूरे देश में अगड़ों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। सोशल मीडिया से लगाए हर जगह पर, मतलब ज़मीन से उतरकर सोशल मीडिया तक विरोध का स्वर चल रहा है। लेकिन बात यह है कि यह कोई संसद के द्वारा पारित किया गया कानून नहीं है। यह एक समिति के द्वारा, एक कमेटी के द्वारा लाई गई गाइडलाइन है, जिसको कि लागू कर दिया गया है यूजीसी में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में लागू किया गया है। लेकिन मेरा मानना है कि इस कमेटी में जितने लोग थे, उन लोगों में कौन लोग किस वर्ग से आते हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा आप लोगों से। लेकिन यह भी देखा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे समझ से दो ऐसे लोग हैं, चाहे दो ऐसे समुदाय हैं, जो कि किसान और छात्र, इन दोनों को आपस में बांटने का काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसान अगर खेत से अनाज उत्पादन करता है तो पूरे देश के लिए पैदा करता है और उसे सब लोग खाते हैं, उस पर नहीं लिखा होता है कि वह किसके लिए है। वही दूसरी तरफ छात्र अगर संस्थाओं से शिक्षा लेकर आगे बढ़ते हैं, देश हित में, समाज हित में, व्यक्ति हित में अगर वो लगते हैं, तो उनको भी यह नहीं सिखाया जाता है कि आप किस वर्ग के लिए काम करेंगे, किस वर्ग के लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन दिक्कत यहीं पर आती है कि बटोगे तो कटोगे का नारा देने वाली सरकार, हिंदुओं एक हो जाओ की नारा देने वाली सरकार, हिंदुओं को ही जातिगत खाने में तैयार करने के लिए दो कदम आगे बढ़ गई। मैं कल भी कहा था, यह ऐसी हिंदुत्व विरोधी सरकार है जो कि हिंदुत्व का ठेका लेके चलती है, स्वघोषित सनातन की संरक्षक बनती है, स्वघोषित धर्म का ध्वजवाहक भी बनती है। और यही सरकार 2014 के बाद से हिंदुओं को 3 श्रेणी में बांटने का भी काम करती है। अगर सरकार से सवाल पूछा जाता है तो आप राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिए जाते हैं, क्योंकि सरकार का अपने तरफ से प्रस्तावित एक अधिनियम है कि जो ही सरकार से सवाल करेंगे आप दोषी करार दिए जाएंगे। लेकिन अब मैं ये बात करने जाऊंगा कि आप लोगों को बताऊंगा कि जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी में कौन कौन लोग थे और कितने लोग थे। जो कि यूजीसी की नई गाइडलाइन बनाने वाले सदस्यों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। विशेषता यह है कि 31 सदस्यों की टीम में 17 सदस्य तो ब्राह्मण, भूमिहार, वैश्य और कायस्थ ही हैं। 31 लोगों की टीम बनी थी, जिसमें कि 17 लोग ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ और वैश्य इतने हैं, और 14 लोग अन्य हैं। जिन अन्य की भी बात होगी, ब्राह्मण और भूमिहार मिलकर जो है 9 है, जिसमें कि 8 ब्राह्मण और 1 भूमिहार है। वैश्य 1 है, राजपूत 2 है, कायस्थ 2 है, और सामान्य में अन्य जो है 3 है। ओबीसी और मराठा मिल के 7 हैं, ईसाई और मुस्लिम 2 हैं, एससी 3 है और एसटी 2 है। अब क्रमशः मैं नाम भी बताने जा रहा हूं कि ये महानुभाव लोग कौन हैं। 17 लोगों में जो कि घर का भेदी लंका ढाहे की काम किए हैं और अपने ही लोगों के लिए गड्ढा खोदने का काम किए, और ये समाज के सबसे बड़े शत्रु और विरोधी हैं। सरकार से सवाल अगर करने की बात आती है तो सबसे पहले इनसे सवाल होना चाहिए, इनके घर तक, दरवाजों तक पहुंचकर सवाल होना चाहिए कि आखिरकार आपकी मति मारी गई थी कि जो शिक्षण संस्थानों में विभेद की स्थिति लाने का आपने काम किया, थोड़ा भी आंखों में शर्म नहीं आया, बुद्धि आपकी कहां गई थी। अब ये क्रमशः नाम आते हैं। सबसे पहला नाम है जो कि यूजीसी के अध्यक्ष डॉक्टर विनीत जोशी भी आईएएस हैं, वो 17 के अलावा ये भी हैं जो कि ब्राह्मण हैं, वह भी हैं, उनका भी कोई विरोध नहीं आया। अब सबसे पहला नाम जो है श्रीमती रेखा शर्मा, जो ब्राह्मण हैं। दूसरा विकास रंजन भट्टाचार्य, यह भी ब्राह्मण हैं। श्री घनश्याम तिवारी, यह भी ब्राह्मण हैं। श्रीमती रचना बनर्जी, यह भी ब्राह्मण हैं। श्री अभिजीत गंगोपाध्याय, यह भी ब्राह्मण हैं। संबित पात्रा, यह भी ब्राह्मण हैं। बांसुरी स्वराज, यह भी ब्राह्मण हैं। डॉक्टर हेमांग जोशी, यह भी ब्राह्मण हैं। श्री राजीव राय भूमिहार, जो घोसी के सांसद भी है उत्तर प्रदेश से,
ये आ गए। श्री कर्णभूषण सिंह ये राजपूत हैं। श्री दिग्विजय सिंह ये राजपूत हैं। श्री बृजमोहन अग्रवाल ये वैश्य हैं। श्री रविशंकर प्रसाद जी ये कायस्थ हैं। और सुमिता देव यह भी कायस्थ हैं। उसके बाद आता है जो 15वां नाम है अंगोमचा बिमोल, ये जो हैं सामान्य में, मितोई सामान्य में आते हैं। उसके बाद 16वां है टी सुमथी, सामान्य है, संभवतः इनका भी है कि सामान्य ही हैं ये। और डॉक्टर डी पुरंदेश्वरी कम्मा सामान्य हैं। अब बताइए ये 17 नामों में, 31 नाम में 17 नाम जो सामान्य से आते हैं, ये लोग शांत क्यों थे? जब आपको जिम्मेदारी दी गई है तो जिम्मेदारी का निर्वहन आपको करना चाहिए था। शिक्षण संस्थान में विभेद की स्थिति न पैदा हो कि जो भी जिस तरह से SC ST एक्ट का दुरुपयोग होता रहा, जिस तरह से दहेज उत्पीड़न एक्ट का दुरुपयोग होता रहा, बाद में संशोधन करना पड़ा। तो क्या इसमें शिकायत के लिए शिकायतकर्ता के पास ठोस आधार और सबूत का होना अति अनिवार्य होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? अगर आपने यह मसौदा में अगर इसको नहीं सम्मिलित कराया तो क्यों नहीं कराया? आखिरकार आप लोगों की मंशा क्या थी? क्या आप लोग ये जानते थे कि एक बार हम सांसद बन गए हैं तो आगे से बनने की संभावना है या नहीं? और सरकार के कृपा पात्र बनकर हम सरकार की जो नीतियां चल रही हैं, जो उलट पुलट की इनकी सोच है, उसको हम सहमति से एक अनुमति प्रदान कर दें? ऐसा नहीं होना चाहिए था। और पूरे देश को यह समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार यह स्थिति क्यों आ रही है। हमारे अपने ही देश में चंद राजनीति के लोभियों के द्वारा, सत्ता के सुख को भोगने के इच्छुकों के द्वारा यह चीजें हमको आपस में ही बांटने का काम क्यों किया जा रहा है? मैं कल भी बोला था कि आमूल चूल परिवर्तन नियम और कानून में होते रहना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि शिक्षण संस्थानों में हम आपस में ही टकराते रहें और आपस में ही लड़ते रहें। और ये जो राजनीतिक गिद्ध हैं ये अपना चोंच हमारे ऊपर मारने के लिए सदैव तत्पर रहें। ऐसी अवस्थाओं के लिए हम लोगों को खुद लड़ने के लिए और निपटने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और दिल्ली दरबार की जो यह कुत्सित मानसिकता है, उस मानसिकता को देश की जनता को मिलकर कुचलने का काम करना है। मैं कह रहा हूं कि बंटोगे तो कटोगे, ये वो कहते थे, अब मैं कह रहा हूं आज वही स्थिति हो गई कि ये बांट दिए, कभी हिंदू और मुसलमान का नाम लेकर, कभी जाति और धर्म का नाम लेकर, कभी किसी चीज पे, कभी किसी चीज पे, ए से लेके जेड तक की इनकी योजनाएं चलती रहती हैं और सब के सब निरर्थक रहती हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि आप लोग जगिए। एक और बताने जा रहा हूं छोटा सा बात। बिहार के एक मंत्री हैं, उनका एक समाचार पत्र में मैं पढ़ रहा था, विजय सिन्हा जी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है अपने होम जनपद लखीसराय में एक प्रखंड में कार्यक्रम के दौरान जब पूछा गया उनसे, तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि यह भ्रम मत पालो, मैं सवर्णों के वोट से नहीं जीतता हूं। जाहिर सी बात है कि किसी एक वर्ग विशेष के वोट से कोई नहीं जीतता है। जब कोई एक किसी वर्ग विशेष के वोट से नहीं जीतता है तो वर्ग विशेष को बांटने की ऐसी कौन सी आवश्यकता आ गई है कि सबको बांटकर घाट घाट के लिए छोड़ने का काम किया जा रहा है? अब अपनी आंखों को खोलकर आगे बढ़ने का काम किया जाना है। मैं फिर आऊंगा अपने अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों को लेकर। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।